दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ध्वनि तरंग से जुड़े कुछ पद, ध्वनि तरंग से जुड़े कुछ पद के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, ध्वनि तरंग से जुड़े मुख्य रूप से 6 पद होते हैं। पहला पद है साम्य स्थिति, इसको अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। दूसरा पद है विस्थापन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तीसरा पद है आयाम, इसको अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। और चौथा पद है आवृत्ति, इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और पांचवा पद है आवर्तकाल, इसको अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। और छठवां पद है तरंग दैर्घ्य, इसको अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं। ये 6 पद ध्वनि तरंग से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, अर्थात ध्वनि तरंग के ये 6 पद उसके भाग हैं, अंश हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सभी 6 पद के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि वास्तव में इन 6 पदों का मतलब क्या होता है और इनका डेफिनेशन क्या होता है। ओके, अच्छा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी माध्यम में ध्वनि तरंग गमन करता है, चलता है, तो वहां पर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर ध्वनि तरंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी माध्यम में ध्वनि तरंग गमन करता है, देखिए, जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग, जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग गमन करता है, तो वहां पर माध्यम के कण जो है लंबवत, अनुप्रस्थ तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। देखिए, ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग ऐसे जाएगा तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा, जब किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग गमन करता है, तो वहां पर माध्यम का कण अनुदैर्घ्य तरंग के चलने के दिशा में ही कंपन करता है। मतलब जिस दिशा में अनुदैर्घ्य तरंग गमन करेगा, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में माध्यम के कण कंपन करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि यह जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, और इधर मतलब क्या हुआ कि अनुदैर्घ्य तरंग बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो माध्यम के कण भी, ठीक है ना, बाएं और दाएं कंपन करेंगे। मतलब जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में अनुदैर्घ्य तरंग चलेगा, गमन करेगा, उसी दिशा में माध्यम के कण भी कंपन करते हैं। आइए अब हम इन दोनों का डायग्राम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, इसका डायग्राम हो जाएगा, मान लीजिए ये आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में आगे चलते रहते हैं। देखिए, ये श्रृंग, ठीक, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ठीक, ये श्रृंग, ये गर्त। मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला, इसे हम लोग श्रृंग कहते हैं, ये श्रृंग होता है, ये क्या है, श्रृंग। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं गर्त। ओके, यहां पर हम लोग डायग्राम को यहां पर समझ सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करते, अनुदैर्घ्य तरंग संपीडन विरलन के रूप में आगे चलता रहता है। अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा
संपीडन विरलन के रूप में आगे चलता रहता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। तो ऊपर वाला आपका होता है संपीडन। संपीडन के केस में मैंने आपको बताया था, संपीडन में क्या होता है कि संपीडन के चक्र में माध्यम के कण बिल्कुल पास पास होते हैं और विरलन के केस में माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। इसीलिए नीचे वाले को हम लोग कहेंगे विरलन। ये आपका हो गया विरलन, ठीक है ना। ये अनुदैर्घ्य तरंग का डायग्राम है और ये अनुप्रस्थ तरंग का डायग्राम है। मेरी बात आई समझ में। जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग गमन करता है तो माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। और जब किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग गमन करता है, संचरित होता है, चलता है, तो वहां पर मीडियम के पार्टिकल, माध्यम के कण उसी दिशा में अनुदैर्घ्य तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। इतनी बात आई समझ में। चलिए अब हम यहां पर जानेंगे कि साम्य स्थिति क्या होता है। चलिए देखिए होता क्या है, जैसे ये कण है, ये कण जो है बिंदु ए से एक बार ऊपर गया, ठीक है ना, ऊपर गया। देखिए होता क्या है कि कण जो है इस ए बिंदु से ऊपर, ए बिंदु से नीचे, मतलब इस बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं कंपन करता है। तो कंपन करने वाली वस्तु या कण जिस बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे कंपन करता है उसी बिंदु को कहा जाता है साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति। देखिए भैया, कोई कण है, इस ए बिंदु, ये क्या है, ए पॉइंट है, ए बिंदु है, इसी ए बिंदु के दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर कंपन करते हैं। वही हाल यहां भी है। बी बिंदु है तो कोई भी कण इस बी बिंदु के दाएं बाएं लेफ्ट राइट कंपन करते हैं। तो जिस बिंदु से कंपन करने वाली वस्तु इधर उधर कंपन करती है उसी बिंदु को कहा जाता है साम्य स्थिति, अथवा उसी स्थिति को कहा जाता है साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति। ये आपका पॉइंट ए कहलाएगा साम्य स्थिति। यहां लिख दीजिए साम्य स्थिति। ये आपका साम्य स्थिति। क्या मेरी बात समझ में आई? दोलन करने वाला वस्तु जिस बिंदु के दाएं बाएं या इधर उधर अथवा ऊपर नीचे कंपन करता है तो उसी बिंदु को कहा जाता है, या उसी स्थान को कहा जाता है, या उसी स्थिति को कहा जाता है साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति। तो दिक्कत, ये बात आपको स्पष्ट हो गई? क्या मैं इस बात को यहां पे लिख दूं? आइए, तो ये आपका साम्य स्थिति क्या है, लिखेंगे दोलन। देखिए बेटा, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे। लिखेंगे दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर कंपन करती है उस बिंदु को साम्य स्थिति या उस साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति
करके। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई? ये आपका हो गया साम्य स्थिति। यहां देखिए, इसी बात को हम लोग यहां पर देखें। देखिए वास्तव में दोलन कैसे करता है। देखिए यहां से मतलब साम्य स्थिति से दोलन करने वाली वस्तु या कण एक बार इधर गई, मैक्सिमम स्थान या मैक्सिमम दूरी तय की, फिर वापस आएगी, फिर साम्य स्थिति से होते हुए फिर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद फिर मैक्सिमम अधिकतम दूरी तय करेगी या अधिकतम विस्थापन तय करेगी, फिर वहां से लौटती है वापस, और वापस लौटने के बाद जब साम्य स्थिति की सीध में पहुंच जाती है तो उसे कहा जाता है एक दोलन। यह आपका हो गया एक दोलन। वही बात यहां भी है। देखिए कोई कण या वस्तु दोलन करते समय अपने साम्य स्थिति से एक बार अधिकतम दूरी तय करेगी, फिर वहां से दोलन करते हुए वापस आएगी, और वापस आते हुए साम्य स्थिति से होते हुए फिर आगे जाएगी। आगे बढ़ने के बाद मतलब आगे जाने के बाद अधिकतम विस्थापन तय करके फिर वापस आकर के जैसे ही साम्य स्थिति की सीध में पहुंच जाएगी या साम्य स्थिति पर पहुंच जाएगी तो उसे हम लोग कहेंगे, माने कण ने, तो हम कहेंगे कि कण ने या वस्तु ने एक दोलन पूरा कर लिया है। तो यह एक दोलन पूरा हो गया। ठीक, तो दिक्कत चलिए। अच्छा यहां पर देखिए, देखिए यहां से ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जाएगा, ये अधिकतम विस्थापन तय करेगी यहां पर जाने पर। यहां देखिए फिर यहां से धीरे धीरे वापस आएगी कण, ये देखिए वापस आ रही है। फिर देखिए साम्य स्थिति पे आ गई, देखिए ये साम्य स्थिति पे आ गई। इसके बाद फिर वहां से नीचे आएगी, बढ़ेगी, फिर देखिए नीचे आ रही है। इसके बाद यहाँ पर अधिकतम विस्थापन तय की, देखिए यहाँ पर अधिकतम विस्थापन तय की। इसके बाद फिर वापस होते हुए देखिए फिर जो है साम्य स्थिति पे पहुंच गई। इसे तो हम लोग इसे कहेंगे एक दोलन। यहाँ पर देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक हो गया एक दोलन। यह आपका हो गया एक दोलन। वही बात है यहां भी, आप यही बात आप लोग यहां भी देख सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये आपका साम्य स्थिति है। यहां से देखिए ये वस्तु अधिकतम दूरी तय की, ये अधिकतम दूरी तय की। इसके बाद वहां से वापस होते हुए साम्य स्थिति से होते हुए फिर अधिकतम दूरी तय की। फिर देखिए अधिकतम दूरी तय करने के बाद साम्य स्थिति से होते हुए फिर नीचे आई, मतलब नीचे अधिकतम दूरी तय की। इसके बाद जो है फिर जो है वापस आकर के साम्य स्थिति पे पहुंच जाती है। फिर देखिए वापस आने पर यहाँ पर साम्य स्थिति पे पहुंच जाती है। यानी यह आपका हो गया एक दोलन। ठीक, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मेरी बात आई समझ में? अच्छा अब हम बात करेंगे विस्थापन की, ठीक है ना, कि विस्थापन क्या होता है। चलिए भैया इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे विस्थापन। ये आपका विस्थापन है। देखिए होता क्या है, दोलन करने वाली वस्तु दोलन करते समय, कंपन करते समय साम्य स्थिति से जितनी दूरी दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे चली जाती है उसी दूरी को कहा जाता है विस्थापन। मेरी बात पहले समझिए। दोलन करने वाली वस्तु दोलन करते समय अथवा कंपन करते समय साम्य स्थिति से दाएं या बाएं जो दूरी तय करती है उसी दूरी को, देखिए ये ऊपर अधिकतम दूरी, नीचे अधिकतम दूरी, या देखिए दाएं अधिकतम दूरी, बाएं अधिकतम दूरी, यही अधिकतम दूरी ये अथवा ये ऊपर अधिकतम दूरी अथवा नीचे अधिकतम दूरी, इसी अधिकतम दूरी को हम लोग कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। इसी, अच्छा ये क्या है? ये आपका साम्य बिंदु है। ये क्या है? साम्य बिंदु है या साम्य स्थिति है। तो दोलन करने वाली वस्तु
दोलन करते समय साम्य स्थिति से जो अधिकतम दूरी तय करती है उसी अधिकतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये भैया अधिकतम दूरी, ये भैया अधिकतम दूरी, ये भैया अधिकतम दूरी, ये भैया अधिकतम दूरी, इसी को हम लोग कहेंगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब देखिए ये हो गया, यही तो हुआ भैया, यही अधिकतम विस्थापन, यही अधिकतम विस्थापन, ठीक, ये अधिकतम विस्थापन, तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया और इसका मतलब ये हो गया। आइए भैया यहां पे अधिकतम दूरी, अधिकतम विस्थापन अर्थात, ठीक है ना, ये आपका ये आपका, ठीक है ना, ये आपका अधिकतम, ये आपका अधिकतम, तो इसी को हम लोग कहेंगे भैया विस्थापन, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहेंगे विस्थापन कहेंगे। तो ये आपका हो गया विस्थापन। तो आइए हम लोग इस बात को यहां पर लिखते हैं, चलिए भैया लिखेंगे, दोलन करने वाली वस्तु साम्य स्थिति से जितना दूरी तय कर लेती है उसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए भैया हो गया। आइए अब हम बात करेंगे आयाम की। ये आयाम क्या होता है, चलिए भैया आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, मिटा दें, ओके। चलिए भैया अब हम बात करेंगे आयाम की, एम्पलीट्यूड की। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है? आयाम एक प्रकार का विस्थापन है, लेकिन अधिकतम विस्थापन है। अधिकतम विस्थापन को ही यहां पर आयाम कहते हैं। देखिए, दोलन करने वाली वस्तु साम्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन तय कर लेती है, जितना अधिकतम विस्थापन तय कर लेती है, उसी अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या भैया, ये क्या है, साम्य स्थिति है। कोई दोलन करने वाली वस्तु यहां से साम्य, मतलब साम्य स्थिति से जितना अधिकतम, ये देखिए, जितना अधिकतम विस्थापन तय कर लेती है, उसी अधिकतम विस्थापन को ही ये अथवा ये अथवा ये अथवा ये, इसी को हम लोग कहते हैं आयाम। जैसे भैया देखिए, ये कोई कण है, देखिए ये ऊपर ये नीचे, अब देखिए ऐसे ऐसे दोलन कर रही है, अथवा ऐसे ऐसे दोलन कर रही है। तो यही भैया देखिए, यही अधिकतम जा रही है, यही अधिकतम आ रही है, तो इसी अधिकतम विस्थापन को ही, अर्थात इसी को, इसको अथवा इसको, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, आयाम। तो दोलन करने वाली वस्तु दोलन करते समय साम्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे तय करती है, उसी अधिकतम विस्थापन को ही एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। आइए इस बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। दोलन करने वाली वस्तु दोलन करते समय साम्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन तय करती है, उसी
अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम कहते भैया, देखिए भैया, ये आपका आयाम, ये आपका आयाम, ठीक है ना। तो हम लोग आयाम को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से शो करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयाम का अंग्रेजी होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का जो पहला अक्षर ए होता है, तो इसलिए हम लोग आयाम को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका यसाई सिस्टम में, यसाई पद्धति में मात्रक होगा मीटर। क्यों? क्योंकि आयाम एक प्रकार का दूरी है, तो हम लोग जानते हैं कि यसाई सिस्टम में, यसाई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए आयाम का मात्रक मीटर होगा। हम लोग इस बात यहां पर लिख सकते हैं। आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका यसाई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता। ओके भैया, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया बेटा, इसको मिटा दें, मिटा दें। ओके, ये मैंने आपको बताया था अभी। मतलब ऐसे गया, एक ड्रोन हो गया। चलिए भैया, अब हम बात करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति, आवृत्ति ये क्या होता है? देखिए भैया, आवृत्ति का मतलब बार बार आना, बार बार आना। ये क्या है? देखिए भैया, हमने आपसे बताया ये एक दोलन कहलाता है, ये एक दोलन कहलाता है। ये देखिए, इसका मतलब ये देखिए, ये एक दोलन, फिर ये दूसरा दोलन, ठीक, फिर ये, ठीक है ना, फिर ये तीसरा दोलन। ये क्या है? ये पहला दोलन, दूसरा दोलन, तीसरा दोलन, मतलब यह एक साइकिल है, यह एक दोलन है, ठीक है ना। तो कोई भी दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन पूरा कर लेती है, जितना साइकिल पूरा कर लेती है, उसी साइकिलों की संख्या को अथवा उसी दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अरे भैया कैसे? यह हो गया एक दोलन, ठीक है ना। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक कहलाता है एक दोलन अथवा एक साइकिल। वही बात यहां भी है, एक दोलन। आइए, ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक एक दोलन, फिर यहां से लेकर के यहां तक दूसरा दोलन। यहां देखिए, ये भैया एक दोलन, फिर ये भैया दूसरा दोलन, ठीक है ना। तो ऐसे ही जितनी बार एक सेकंड में जितनी बार ऐसा फिगर बन जाएगा, उन्हीं फिगरों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। आइए सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कोई दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन कर लेती है, जितनी बार दोलन पूरा कर लेती है, उन्हीं दोलनों की संख्या को हम लोग कहेंगे क्या? आवृत्ति। मान लीजिए कि कोई एक कण है, वह जो है एक सेकंड में देखिए, एक सेकंड में 3 दोलन पूरा करती है। अब हम कहेंगे कि उस वस्तु की आवृत्ति 3 हो गई, 1 2 3। मेरी बात आई समझ में? हमने यहां पर
मान लिया कि कोई एक वस्तु है जो दोलन कर रही है और वह 1 सेकंड में 3 बार दोलन कर लेती है। 3 बार यानी कि 3 दोलन, 3 वाइब्रेशन, 3 साइकिल पूरा कर लेती है। अब हम कहेंगे कि उस वस्तु की आवृत्ति 1, 2, 3 हो गई। ठीक है ना? आइए हम लोग इसी बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे। दोलन करने वाली वस्तु दोलन करते समय 1 सेकंड में जितनी दोलन पूरा कर लेती है उसी दोलनों की संख्या को उस दोलनकारी वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? मान लीजिए कि जो है मेरे मौसा जो है 1 महीने में मेरे घर 20 बार आते हैं। तो अब मेरे मौसा की जो आवृत्ति है वह 20 हो गई। मतलब जितनी बार आ जाए 1 दिन में, 1 सेकंड में, 1 महीने में, तो मेरे मौसा जो है 1 महीने में मेरे घर 20 बार आते हैं। अब हम कह सकते हैं कि मेरे मौसा की आवृत्ति 20 हो गई। वही बात यहां पर भी है, कोई दिक्कत? चलिए भैया। अच्छा देखिए, इसको जो है आवृत्ति को स्मॉल n अथवा स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित शो करते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना? और इसकी यसाई पद्धति में मात्रक हर्ट्ज होता है या साइकिल प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरा करेगी उसी को हम लोग कहेंगे क्या आवृत्ति का मात्रक। साइकिल प्रति सेकंड अथवा दोलन प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, यह जो है आवृत्ति का मात्रक हो गया एसआई सिस्टम में। देखिए, हर्ट्ज जो है वैज्ञानिक हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर ही आवृत्ति के मात्रक को हर्ट्ज रखा गया। ठीक है ना? ये आपका हो गया आवृत्ति का मात्रक एसआई सिस्टम में। तो देखकर चलिए, साइकिल पर सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। ओके, चलिए ये आपका हो गया। तो इसको हम मिटा दें। बेटा, इसको यहां बना दें, यहां बना देते हैं। ये हमने कहा ये संपीड़न होता है, ये आपका संपीड़न। ऊपर वाले को संपीड़न बोलेंगे और नीचे वाले को विरलन बोलेंगे। विरलन ये क्या है? विरलन है। ओके, ठीक है। चले भैया,
अब इसको हम यहां पर मिटाएंगे। अब हम बात करेंगे आवर्तकाल की। आवर्तकाल की बहुत आसान है। आवर्तकाल ये क्या है? देखिए, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन यहां से लेकर के यहां तक एक दोलन, ये ये एक दोलन, एक दो दोलन, ये यहां से लेकर के यहां तक एक दोलन, फिर ये एक दोलन, फिर ये एक दोलन, मतलब वही है। ये देखिए, ये एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, जब कोई वस्तु दोलन करता है तो उसे एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को कहा जाता है क्या? आवर्तकाल। तो किसी दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को कहा जाता है आवर्तकाल। और आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है, लिखा जाता है। ओके भैया, देखिए ये एक, देखिए कण ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, एक दोलन हो गया। देखिए बात वही है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया तो एक दोलन, बात वही है भैया। ऐसे गया कण, फिर वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, एक दोलन हो गया। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को कहा जाता है आवर्तकाल। लिखेंगे, दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन या एक साइकिल पूरा करने में जो समय लेती है, उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और यसाई सिस्टम में आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, हम जानते हैं। यसाई पद्धति में आवर्त काल का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दें। ओके, ओके बेटा, हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य की, वेवलेंथ की। ये क्या है? बहुत आसान है। हमने आपसे बताया कि ऊपर वाले को श्रिंक कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। यहां पर ऊपर वाले को संपीडन कहते हैं, नीचे वाले को विरलन कहते हैं। तो लगातार दो गर्त, ये देखिए, अथवा दो श्रिंक के बीच की निम्नतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। ये क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। तो दो लगातार श्रिंक अथवा दो लगातार गर्त या दो लगातार संपीडन अथवा दो लगातार विरलन, ये के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और
तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि तरंगदैर्घ्य एक प्रकार की दूरी होती है, इसलिए एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में तरंगदैर्घ्य का मात्रक भी मीटर होता है। ओके, लिखा है 2 लगातार स्ट्रिंग अथवा गर्त, 2 लगातार स्ट्रिंग अथवा 2 लगातार गर्त या 2 लगातार संपीड़न अथवा 2 लगातार विरलन के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। और इसका जो है एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना, ये आपका ठीक है। चलिए भैया, इसको आप बढ़िया से नोट करिए। फिर हम एक खास बात यहां पर हम लोग चलेंगे, उसमें देखेंगे कि आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। ठीक है, ओके, आप इसको नोट करिए। हो गया बेटा, मिटा दें। चलिए, अभी हमने देखा था कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है आवर्तकाल। ये मैंने अभी आपको बताया, यानी कि टी आवर्तकाल। हम मान लेते हैं कि एक दोलन पूरा करने में टी आवर्तकाल लगा। ओके, तो हो जाएगा टी आवर्तकाल बराबर 1 दोलन। चूंकि टी आवर्तकाल में पूरा होता है 1 दोलन, इसलिए 1 आवर्तकाल में हो जाएगा 1/t दोलन। 1 सेकंड, ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका t सेकंड है, ये आपका हो गया 1 सेकंड। ठीक, तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या है, 1/t। और हम लोग जानते हैं कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो यही जो है 1/t आवृत्ति n के बराबर हो जाएगा। ये n क्या है, आवृत्ति है। ये t क्या है, आवर्तकाल है। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ये दोनों में संबंध होता है। कोई दिक्कत? चलिए भैया, ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ही दमखम के साथ, बहुत ही ताकत के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।